3। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिकली जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज हम नोटबुक पे नहीं कर रहे हैं, आप वाइट बोर्ड पे कर रहे हैं। अब से जो हमारी वीडियोस हैं वो वाइट बोर्ड में आएंगी। ठीक है, अभी तक हमने कितने लेक्चर्स पढ़ लिए थे? आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 14। 13 लेक्चर हमने आज तक कर लिए हैं और जो हमारे 13 लेक्चर्स हैं ये हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में क्लास 12th में पढ़े हैं। तो बच्चों, पहले ये 13 लेक्चर्स देखो, फिर ये लेक्चर आपको समझ आएगा। मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट भी समझ आ जाए, बट आपको जो 13 लेक्चर है वो कंपलसरी है देखना। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे? हम क्लास 12 में यूनिट 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या कर रहे थे? हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या किया था, कुछ टॉपिक्स कर लिए थे और जो हमारा आज का टॉपिक जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कूलम्स लॉ का आइडिया होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने बेसिकली जो हमारे 13 लेक्चर्स हैं जो इससे पहले पढ़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो आपको देखना जरूरी है। ठीक है, अब इस चीज को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है आपको, या किसी भी स्टेट एग्जाम्स में इसकी डेरिवेशन आती है। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इसका रिजल्ट है वो आपको याद करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दो चार्ज लेता हूँ। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। इस चार्ज को मैंने बोला Q1 और इस चार्ज को बोला Q2। अब ये दो चार्ज है, कितने चार्ज है? दो चार्ज है। अब दो चार्जेस के बीच में मुझे अगर फोर्स निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इस चार्ज ये आपस में क्या करेंगे, अगर ये लाइक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा ये, और ये इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब दो चार्जेस के बीच में जब मुझे फोर्स निकालनी होती है तो वो तब मैं किसका इस्तेमाल करता हूँ? तब मैं इस्तेमाल करता हूँ कूलम्स लॉ का। इसका कूलम्स लॉ का। लेकिन अगर हमारे पास दो चार्जेस से ज्यादा चार्जेस हो जाए, जैसे हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेस हो जाए, जैसे ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है। ठीक है, मींस अगर हमारे पास क्या हो जाए, 2 और मोर चार्जेस हो जाए, जिसको हम एक और वर्ड से बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज हो जाए। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, सिस्टम का मतलब होता है मोर देन 2। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस हो जाए, उस दौरान अगर मुझे बोला जाए कि किसी एक फोर्स, जैसे ये चार्ज है, किसी एक चार्ज में इस चार्ज और इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स जो लग रही है, अगर मुझे वो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो तब मैं क्या करता हूँ, तब कूलम्स लॉ हमारा फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कूलम्स लॉ है ये सिर्फ दो चार्जेस के लिए वैलिड है। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस आ गए, दैट इज अगर मेरे पास क्या आ गए, मल्टीपल, ये क्या ज्यादा है 2 से ज्यादा, इनको बोलते हैं मल्टीपल चार्जेस। अगर मेरे पास मल्टीपल चार्जेस आ जाते हैं तो उस दौरान मैं क्या करता हूँ, उस दौरान यहाँ पे कूलम्स लॉ हमारा जो है वो फेल हो जाता है। मल्टीपल चार्जेस के लिए क्या आता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, उन ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, उन ग्रुप ऑफ चार्जेस में किसी एक चार्ज पे मुझे अगर फोर्स निकालनी है, इस पे जो नेट फोर्स, दैट इज टोटल फोर्स कितनी एक्ट करेगी इन दो चार्जेस के कारण, तो तब हम एक प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। गो। अब हम देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो कम्पिटिटिव पॉइंट है पूछा जाएगा कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो वैलिड किसके लिए? तो याद रखना कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इट इज वैलिड फॉर मल्टीपल चार्जेस। किसके लिए वैलिड है? दो चार्जेस के लिए वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस का मतलब क्या होता है? 2 से ज्यादा चार्जेस। तो ये मल्टीपल चार्जेस के लिए वैलिड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए वैलिड है? मल्टीपल चार्जेस के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं, मुझे तो ये पता चल गया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके बारे में आता है, कि टोटल फोर्स के बारे में आता है जो एक सिंगल चार्ज के ऊपर लगती है जब ग्रुप ऑफ चार्जेस होते हैं। लेकिन उससे पहले एक अजम्पशन, इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जो यहाँ पे यूज हुई है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, वो बताता हूँ आपको, जो हमने यहाँ पे अजम्पशन यूज की है। तो बेसिकली जो अजम्पशन यूज हुई है वो क्या है, देखते हैं, लिखता हूँ उसको। ठीक है, जो अजम्पशन यूज हुई है यहाँ पे हमने कुछ चीजें अज्यूम की हैं, लेट किया है। देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास क्या होगा, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास ये एक चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, ये हमारे पास क्या हो गए, मल्टीपल चार्जेस हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। अब इस चार्ज के ऊपर जो ये दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे, कितनी टोटल फोर्स लगाएंगे, वो कैलकुलेट करना कौन बताता है? सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके बारे में आता है? ये बताता है टोटल फोर्स के बारे में। किसके बारे में?
टोटल फोर्स या यू कैन से नेट फोर्स, कि नेट फोर्स किसी इंडिविजुअल चार्ज में ड्यू टू द मल्टीपल चार्ज कितनी लगती है उसके बारे में बताता है। इसका होता है नेट फोर्स के बारे में, ठीक है। अब ये नेट फोर्स को निकालने से पहले हम क्या करते हैं, एक अजम्पशन यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। वो अजम्पशन क्या बोलती है, वो अजम्पशन बोलती है कि जब ये दो चार्जेस आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे तो उस दौरान जो तीसरा चार्ज है इसकी जो प्रेजेंस मैटर नहीं करती है। मतलब कि ये ना हो कि जब ये दो आपस में फोर्स लगा रहे हैं, ये तीसरा चार्ज इस पे फोर्स लगाए, इनकी म्यूचुअल फोर्स को, जो आपसी फोर्स है उसको डिस्टर्ब कर दे। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमने अजम्पशन की है कि जब दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे उस दौरान जो तीसरा चार्ज है वो कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा उनकी म्यूचुअल फोर्स के ऊपर। ये अजम्पशन इंपॉर्टेंट है। अगर ये अजम्पशन ना लेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा फेल हो जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या की जो अजम्पशन यूज हुई है वो क्या बोलती है, ये बोलती है कि द म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, जो आपस में जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर मैं इंटरेक्शन बोल रहा हूं तो ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो ये बोलता है कि जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है बिटवीन दो चार्जेस के बीच में इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, कि जो दूसरे चार्जेस है उसके पास प्रेजेंट हैं वो इनकी आपसी फोर्स, ये दो चार्ज के बीच जो आपसी फोर्स है, ये जो चार्ज है इस पे इनकी जो म्यूचुअल फोर्स है आपसी फोर्स में इंपैक्ट नहीं डालता। ये बेसिकली क्या है, अजम्पशन है। और ये अजम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अगर ये कंसेप्ट हम अगर नहीं लगाएं तो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट जो है वो गलत प्रूव हो जाएगी, ठीक है। गो। अब जो बेसिकली हम पढ़ेंगे, हम इसकी पढ़ेंगे स्टेटमेंट। वो जो ये स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें इसकी स्टेटमेंट पूछी जाती है और इसकी हल्की सी डेरिवेशन पूछी जाती है। अब जो इसकी स्टेटमेंट है मैंने आपको बता दी है, अब मैं जस्ट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया वो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। मैंने बताया कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये मल्टीपल चार्जेस के लिए वैलिड है। मल्टीपल चार्जेस मीन्स मोर देन टू चार्जेस के लिए वैलिड है। और ये किसके बारे में बताता है, मैंने बताया ये बताता है नेट फोर्स। किसके ऊपर नेट फोर्स, जो एक सिंगल चार्ज के ऊपर नेट फोर्स लगती है ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्जेस, उसके बारे में। तो मैं जिसकी डायग्राम्स है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जस्ट आप देखो मेरे पास क्या है, ये एक चार्ज है यहाँ पे Q1, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है, इसका नाम है Q3, और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है, इसका नाम है Q2, ठीक है। और ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखो जिस बच्चे ने 11th क्लास में वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ा है उसको पता होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जो हमारा ऑरिजिन से किसी पॉइंट को कनेक्ट करता है। जैसे ये Q1 चार्ज है, यहाँ से ऑरिजिन लिया, यहाँ से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ज्वाइन किया। अब जो ये वेक्टर होगा इस वेक्टर को वह बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, जो लाइन को, और ये लाइन हो जाए जिसका जो Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर कितना होगा R1। इसी तरह Q2 का यहाँ से मैं ड्रॉ करूंगा लाइन, ये क्या होगा R2, ठीक है। यहाँ से मैं Q3 का करूंगा, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा R3। अगर मैं वेक्टर बोल रहा हूँ तो ये ऊपर वेक्टर बना देना, ये वेक्टर का साइन होता है एरो। अब बेसिकली वेक्टर क्या होता है ये मैं बताने चाहूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, 11th क्लास में जाएं, वहां पे एक वेक्टर के क्या होता है उसका मैंने जस्ट एक आइडिया दिया होगा, आप वो देख सकते हैं 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके इसी चैनल पे, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंट चार्ज हो गए, उन डिफरेंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब बेसिकली अब हम देखते हैं कि जो ये Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है। कितना डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम R1 to। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये क्या है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, दिस इज द, इन दोनों के डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2। Q1 चार्ज से Q2 चार्ज का जो डिस्टेंस है उसको R1 2 बोलेंगे, कितना है R12। इसी तरह Q1 और Q3 के बीच में जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे R13, डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। ये आपको डेरिवेशन में जब आपने लिखनी है, इसकी डेरिवेशन करनी है, तो तब आपको ये डायग्राम बनानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। अब बेसिकली देखेंगे, अब देखो कूलम्स लॉ के मुताबिक अगर मैं इस चार्ज को एब्सेंट मानूं, ये चार्ज और ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और फोर्स क्या कहलाती है, कूलम फोर्स। अब ये चार्जेस कैसे हैं, लेट करते हैं कि चार्जेस सारे हैं लाइक चार्जेस, मींस ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब देखो ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, ये चार्ज इसको इस तरफ धक्का मारने की कोशिश करेगा,
और ये लगाएगा फोर्स यहाँ पे, और इस फोर्स को बोलेंगे फोर्स, ये जो फोर्स होगी इसको बोलेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F12 को कैसे हम रीड करते हैं, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो ये 2 वाला इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब जो 3 वाला इसको भूल जाओ, ये 3 वाला ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी इस पे रिपल्सिव हो जाएगा, कहाँ लगाएगा तो उधर धक्का मारेगा ऊपर की तरफ। तो ये जो फोर्स होगी इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3, F13। तो ये बेसिकली मैंने 3 चार्जेस लिए, मल्टीपल में 4 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, बट मैंने 3 लिए हैं। अब देखो ये चार्ज इसको इधर धक्का मार रहा है, ये चार्ज इसको उधर धक्का मार रहा है। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एरो बना दिया। अब हमें पता है कि जो इसकी डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन मूव करेगा वो किस डायरेक्शन मूव करेगा, वेक्टर कहाँ मूव करता है, जहाँ पे रिजल्टेंट जाता है उसका जो रिजल्ट होता है। एक इधर धक्का मार रहा है किसी, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक आप इधर खींच रहे हो, एक इधर खींच, तो वो बीच यहाँ पे कहीं पे जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ कहाँ पे होगा, और वो जो रिजल्टेंट होगा ये होगा इनका F नेट। तो ये होगी टोटल फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही है। तो यही जो टोटल फोर्स है, इसी के बारे में तो बताता है कौन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो इसकी टोटल फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये इसकी स्टेटमेंट पहले अभी देखते हैं क्या होता है। ये बोलता है इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, बोलता है इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस या इन अ ग्रुप ऑफ चार्जेस the total force acting on an individual charge total force acting on a individual charge किसका होता है, ये बोलता है इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस टोटल फोर्स, क्या फोर्स नहीं, टोटल फोर्स, या हम इसको बोल सकते हैं नेट फोर्स। ये बोलता है कि जो टोटल फोर्स किसी इंडिविजुअल चार्ज, किसी अकेले चार्ज, जैसे यहाँ पे 3 चार्जेस थे, ये किसी अकेले इस चार्ज पे फोर्स निकाली ना हमने, ये F नेट, तो ये जो फोर्स होगी इसे बोलेंगे फोर्स ऑन वन। ये निकालनी है कि जो ये फोर्स इस पर चार्ज पे, इन दोनों चार्ज के कारण जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, ये हमें बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इसकी वैल्यू क्या होती है वो हम इसकी डेरिवेशन में निकालेंगे। तो इस स्टेटमेंट क्या बोलता है, इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ इंडिविजुअल चार्ज, जो टोटल फोर्स किसके बराबर होती है, ऑन एक्टिंग ऑन इंडिविजुअल चार्ज is vector sum, वो किसके बराबर होती है, वेक्टर सम के बराबर, is vector sum of the forces, वेक्टर सम, देखो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, मैनेज कर लेना आप, ठीक है। इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ इंडिविजुअल चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मतलब इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो बोलता है कि ये बोलता है कि टोटल फोर्स एक्ट करती है किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस में, जो टोटल फोर्स एक्ट करती है किसी इंडिविजुअल चार्ज के, वो किसके बराबर होती है, वेक्टर सम के बराबर होती है ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग, जो दूसरी फोर्सेस हो रही है उनके वेक्टर सम के। देखो नॉर्मल सम अलग होता है, वेक्टर सम अलग होता है। जो वेक्टर सम है उसमें वेक्टर्स ऐड होते हैं, खाली सम में क्या होता है, स्केलर्स ऐड होते हैं। तो वेक्टर सम ये भी आपको क्या होगा, कहाँ से पता चलेगा, वेक्टर्स चैप्टर से, जो 11th में आपने मिस कर दिया है या किसी ने कुछ पढ़ा होगा। तो ये टोटल फोर्स किसके बराबर होती है, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द इंडिविजुअल चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो ये दूसरे चार्जेस है, इनके कारण जो फोर्स इस पे लग रही है, जैसे इस चार्ज के कारण फोर्स लग रही है F13 लग रही है, इस चार्ज के कारण फोर्स लग रही है F12, इन सभी के वेक्टर सम के बराबर होता है F नेट व्हिच इज एक्टिंग ड्यू टू अदर चार्जेस। मैथमेटिकली अगर बोला जाए इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट क्या बनती है, देखो ध्यान से देखो, मैथमेटिकली स्टेटमेंट क्या बनती है, ऐसे ही लिखना आपने, देखो रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना प्रॉपर चैनल से, ठीक है। डिफरेंट पेन यूज कर रहे हैं, जैसे भी यूज कर रहा हूँ मैं। मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली क्या होता है, जो टोटल फोर्स होती है वो किसका मींस, टोटल फोर्स क्या होगी, यहाँ पे F नेट या F1 होगी, इस केस में F1 होगी। टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन वो Q1 चार्ज, वो टोटल फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स एक वेक्टर है तो यहाँ पे वेक्टर बनाएंगे, तो टोटल फोर्स किसके बराबर होगी, वेक्टर सम ऑफ द ऑल अदर फोर्सेस, जो अदर फोर्सेस पे एक्ट कर रही है। इस पे अदर फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, एक कर रही है F13, दूसरी एक्ट कर रही है F12, इन फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर। ये सम आ गया, प्लस का साइन, वेक्टर लगा दिया ऊपर, ये वेक्टर सम बना गया। इट मींस ये स्टेटमेंट ये होगी कि जो फोर्स है, नेट फोर्स ऑन वन चार्ज, वो बेसिकली किसके बराबर है, जो अदर चार्जेस के कारण फोर्सेस लग रही है। इस चार्ज के कारण F13 लग रही है, इसके कारण क्या लग रही है F12, उसके ये तो आ गया सम और ये आ गया वेक्टर, तो वेक्टर सम के बराबर होती है।
ये बेसिकली थी हमारी इसकी सुपरविजन की स्टेटमेंट। तो अब हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है इसको हम डिराइव कैसे करेंगे। जो नेट फोर्स है F1 फोर्स है, जो टोटल फोर्स इस पे 1 पे एक्ट कर रही है ड्यू टू दीज टू चार्जेस Q2 और Q3, इसकी डेरिवेशन क्या है, जो फाइनल रिजल्ट क्या है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी डेरिवेशन की सुपरविजन प्रिंसिपल है जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उसकी डेरिवेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने पढ़ा है कि इसका रिजल्टेंट क्या बोलता है, मैथमेटिकली फार्मूला क्या बोलता है। ये बोलता है कि जो F नेट होती है, F टोटल होती है, जो टोटल फोर्स होती है जो किसी इंडिविजुअल चार्ज, यहाँ पे क्या इंडिविजुअल चार्ज F टोटल किसके बराबर है, F1 के बराबर। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल चार्ज F1 है, जो Q1 चार्ज है, इस पे जो टोटल फोर्स लग रही है वो कितनी है, F1। और ये किसके बराबर है, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग ऑन द सिंगल चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। अदर चार्जेस हम जो फोर्सेस लग रही है उसके वेक्टर सम के बराबर है। और अदर चार्जेस के ऊपर जो फोर्स है वो कौन सी है, F13 ये लग रही है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, और दूसरी कौन सी है वो है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये हमारी फोर्स है, ये वेक्टर है, तो इनको वेक्टर बना दो, यहाँ पे वेक्टर बना दो इनके ऊपर। ठीक है, इनके वेक्टर सम के बराबर है। ठीक है, अब हम निकालेंगे, अब हम देखेंगे F13 फोर्स है, तो ये F13 फोर्स है, ये कैसे निकालते हैं। तो ये जो F13 फोर्स है, F13 ये कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो इन दो चार्जेस के बीच में और इन दो चार्जेस के बीच में, मींस ये दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, कूलम्स लॉ से। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे कूलम लॉ को। तो इसलिए बेटा इससे पहले वाली कूलम लॉ की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखनी पड़ेगी तभी ये समझ आएगा। तो कूलम लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, जो ये F13 है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये जो फोर्स है ये किसके बराबर होगी, ये फोर्स होगी Q बाई R स्क्वायर। के Q1 चार्ज, दो जो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के, Q1 चार्ज और दूसरा चार्ज कौन सा है, Q3, इसके इन दोनों प्रोडक्ट के अपॉन जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, R13। तो ये जो R13 है इसके स्क्वायर के बराबर। ये होता है आपका क्या, F13 अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ। ये होता है F13 का फार्मूला। अब देखो ध्यान से, मैंने अगर यहाँ पे वेक्टर डाला है तो याद रखना अगर वेक्टर है तो इसकी दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्शन बता ही नहीं है, इसलिए मैं इसको वेक्टर साइन को हटा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने स्केलर फॉर्म में निकाल रहा हूँ कि जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, इतनी। लेकिन यहाँ पे तो वेक्टर है, इसलिए मैं यहाँ पे वेक्टर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वेक्टर है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मुझे इसकी डायरेक्शन लिखनी है। डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। अब इनका यूनिट वेक्टर कहाँ पे होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। फोर्स कहाँ से लग रही है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ये 3 इसको इधर से फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उस यूनिट वेक्टर को बोलेंगे यूनिट वेक्टर फ्रॉम 3 टू 1। तो ये 3 से 1 की तरफ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा R31 यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया F13। सिमिलरली हमारे पास F12 है, वो किसके पास आ जाएगा, जो F12 है हम लिखेंगे सिमिलरली जो F12 वेक्टर है ये किसके बराबर होगा, जो फोर्स है दो चार्जेस में किसके बराबर होती है K Q1, जो दो चार्जेस हैं। तो यहाँ पे कौन से दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना R12, इनके स्क्वायर के बराबर इनटू ये तो आ गया, क्योंकि ये वेक्टर है, ये तो आ गया उसका मैग्नीट्यूड। अब ये तो ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है, हमारी वेक्टर की चैप्टर में पढ़ा हुआ, ये हमें बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कहाँ पे होगी, जिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन कहाँ पे होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है वहीं पे डायरेक्शन ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप वेक्टर में पढ़ोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए वेक्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जीरो चैप्टर बोला जाता है वेक्टर को, 11th क्लास का जीरो चैप्टर होता है वो। अब जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ से आ रही है फोर्स, इस डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर आएगा। तो यूनिट वेक्टर कहाँ से आएगा, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 टू 1, तो ये आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ मेंशन कर देंगे यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 टू 1, ये यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमें F1 निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है। बस इन दो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। तो नाउ जो F1 दैट इज जो हमारी टोटल फोर्स है, F टोटल, वो किसके बराबर हो जाएगी, ये जो फार्मूला है F13 प्लस F12। F13 का फार्मूला पुट कर दो, यहाँ आ जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर क्या होगा, R3 यूनिट वेक्टर प्लस, अब दूसरी कौन सी F12 है, तो F12 का फार्मूला क्या है, यहाँ पे ये है K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू R21 का यूनिट वेक्टर। तो ये बेसिकली जो था, ये थी आपकी डेरिवेशन। ये किसकी थी, सुपरविजन प्रिंसिपल। ये मैंने लिया है, ये 3 चार्जेस के लिए लिया है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, मोर देन 3 चार्ज दे सकते हो। जैसे आप यहाँ पे एक चार्ज और ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऐड करते हैं, सपोज हम Q4 कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं Q5। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी
ये जो टोटल फोर्स होगी किसके बराबर होगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 था, ड्यू टू 2 था, तो यहाँ पे कौन सा लिया, 4 लिया, F1 4 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 5 लिया तो यहाँ पे आएगा F1 5। तो बस ये ऐसे बढ़ता जाएगा, अगर n है तो आपके पास फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था और ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेरिवेशन था। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है ये हमने पढ़ लिया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट क्या होती है। अब क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, देखो रिप्रेजेंट आपको ऐसे ही करना है, पर्टिकुलर डायग्राम है, डायग्राम के मार्क्स होते हैं और स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं। तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है और अजम्पशन लिखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजम्पशन में ये लाइन जरूर लिखनी है कि जो म्यूचुअल फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में वो इफेक्ट नहीं होती है, इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द थर्ड चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम कोशिश करेंगे कि इसके बेस जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। अदरवाइज आपको इस क्वेश्चन इसकी टॉपिक के बेस में जो क्वेश्चंस हैं आपको खुद करने हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।